Hello students, this is the video of class 8 science and I am going to explain the very short and long answer type questions here and these are the questions taken from chapter 6 conservation of plants and animals. So let's begin. First of all, we will talk about the very short answer questions. Question number 1 is asking you that give 2 examples of endangered species. किसी 2 endangered species का नाम लिखना है. So you can write Asiatic lion and Indian rhinoceros. Asiatic lion and Indian rhinoceros. These 2 species are the endangered species. इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ हैं जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का क्या होता है, रिस्क होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम 1 नेशनल पार्क. किसी एक नेशनल पार्क का आपको नाम लिखना है. सो यू कैन राइट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज़ सिचुएटेड इन उत्तराखंड एंड it is the first national park created in our country. Next question, name any one migratory bird. किसी एक migratory bird का नाम लिखना है. migratory bird क्या होती हैं, वो bird जो एक जगह से दूसरी जगह travel करती हैं for so many purposes. जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हो आर्कटिक टर्न. आर्कटिक टर्न एक बर्ड है जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है इन द माइग्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन से आप क्या समझते हैं, यू हैव टू राइट द आंसर. एफॉरेस्टेशन क्या है, इट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट और स्टैंड ऑफ ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर वाज नो प्रीवियस ट्री कवर. ऐसी जगह पे जहाँ पर पहले कभी फॉरेस्ट या पेड़ पौधे नहीं थे, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाना और फॉरेस्ट इस्टेब्लिश करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंडेमिक स्पीसीज़. एंडेमिक स्पीसीज़ किसको कहते हैं, यू हैव टू राइट द आंसर. सो यू कैन राइट species of plant and animals that are found exclusively only in particular region and not found anywhere else are called endemic species. प्लांट या एनिमल की वो स्पीसीज़ जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती है, एरिया में ही पाई जाती है, उसके अलावा वो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज़. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल द गोल्डन लंगूर इज़ एंडेमिक टू इंडिया. जैसे कि जो गोल्डन लंगूर है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है और कहीं ये दुनिया में नहीं पाया जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, एंडेमिक स्पीसीज़ है. जैसे आप लोग जानते हैं कि जो कंगारू है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, तो कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का क्या हो गया, एंडेमिक स्पीसीज़ हो गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. वाई इज़ टाइगर एन एंडेंजर्ड स्पीसीज़. टाइगर को क्यों हम एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में हम रखते हैं, इसका आंसर आपको बताना है. सो द आंसर इज़ टाइगर्स कम इनटू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ बिकॉज दे आर प्रेजेंट वेरी लेस इन नंबर. क्योंकि ये दुनिया में इनका जो नंबर है, इनकी जो संख्या है वो बहुत कम रह गई है, बहुत घट गई है. ठीक है, तो इसलिए इनको हम एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इनके नंबर्स दुनिया में बहुत कम हैं और अगर ऐसा ही रहा तो ये दुनिया से ख़त्म भी हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, डू यू एग्री. क्या माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे वाइल्ड लाइफ का हिस्सा हैं, क्या आप इससे सहमत हैं. सो आंसर होगा येस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ. माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे वाइल्ड लाइफ का हिस्सा हैं. कैसे,
because they decompose the dead tissues of plants and animals and help plant to get nutrients from the soil. In turn increases the fertility of the soil as well as they keep the surrounding clean in the forest. ये हमारे वाइल्ड लाइफ का पार्ट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द वाइल्ड लाइफ इन द फॉरेस्ट एंड मेक द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू द प्लांट. ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट अवेलेबल करते हैं डिकम्पोजिशन के थ्रू. डिकम्पोजिशन के थ्रू ये फॉरेस्ट को नीट एंड क्लीन भी रखते हैं एज वेल एज ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं. तो ये हमारे वाइल्ड लाइफ का हिस्सा हैं, पार्ट हैं. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर रेयर स्पीसीज़. रेयर स्पीसीज़ हम किसको कहते हैं, ठीक है. तो आपको रेयर स्पीसीज़ की डेफिनेशन लिखनी है. रेयर स्पीसीज़ आर दोज whose population are originally small and scattered in the world are called as rare species. रेयर स्पीसीज़ वो प्लांट्स या एनिमल के स्पीसीज़ है जो दुनिया में बहुत कम है, ठीक है. वेरी स्मॉल इन नंबर एंड दे आर स्कैटर्ड इन द वर्ल्ड. दुनिया में कहीं किसी पार्ट में, कहीं पे थोड़े पार्ट में ही दुनिया में पाई जाती हैं और बहुत ही रेयरली आपको दिखाई देती हैं, या यू कैन वॉच देम इन अ वेरी रेयर. बहुत कम आपको दिखाई देंगी और बहुत दुनिया के कुछ ही हिस्से में ये पाई जाएंगी, ठीक है. तो उनको रेयर स्पीसीज़ कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्डन कैट एंड जायंट पांडा, ठीक है. यहाँ पे ये नहीं होगा, इधर होगा. गोल्डन कैट एंड जायंट पांडा, ठीक है. दिस इज़ द गोल्डन कैट एंड दिस इज़ द जायंट पांडा. ये दोनों क्या है, रेयर स्पीसीज़ हैं. इनके नंबर्स बहुत कम हैं दुनिया में. ये बहुत थोड़ी जगह पे पाए जाते हैं. जैसे जायंट पांडा जो है वो सिर्फ चाइना में ही पाया जाता है, ठीक है. वहाँ भी बहुत कम जगहों पर. तो ये बहुत रेयर है. तो रेयर स्पीसीज़ के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 3, डज सॉइल इरोजन अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. हाउ. क्या सॉइल इरोजन सॉइल की फर्टिलिटी को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, उस पर असर डालता है. अगर डालता है तो कैसे. येस, सॉइल इरोजन अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. जी हाँ, सॉइल इरोजन से सॉइल की फर्टिलिटी पे असर पड़ता है. कैसे. इन इरोजन द टॉप फर्टाइल सॉइल इज़ कैरीड अवे एंड एक्सपोजेज द लेस फर्टाइल लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर. देखिए सॉइल इरोजन में होता क्या, जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है. तो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर रिमूव होने की वजह से क्या होता है, जो नीचे की हार्ड और लेस फर्टाइल सॉइल है वो एक्सपोज होती है और ऊपर की टॉप फर्टाइल लेयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है. तो इस वजह से उस जगह पे प्लांट्स जो होते हैं, जहाँ पे सॉइल इरोजन हुआ होगा, उस जगह पे प्लांट जो होते हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो सॉइल की फर्टिलिटी कम रहेगी एंड वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ रीफॉरेस्टेशन, हाउ इज़ इट पॉसिबल. रीफॉरेस्टेशन क्या होता है और ये पॉसिबल कैसे है, कैसे हम रीफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. सो लेट्स सी. द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया इन विच फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड इज़ कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन, ठीक है. ऐसी जगह पर जहाँ पर पहले फॉरेस्ट तो थे लेकिन किसी वजह से काट दिए गए, रिमूव कर दिए गए, तो उन रिमूव्ड सरफेस पे रिमूव्ड जगह पर, प्लेस पर अगर आप फिर से प्लांट्स उगाते हो, ग्रो करते हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे रीफॉरेस्टेशन. री का मतलब अगेन, फिर से, मतलब कहीं पे फॉरेस्ट थे मगर काट दिए गए तो वो अब ओपन हो गई ज़मीन, फिर उस ज़मीन पर हमने क्या कर दिया, प्लांट्स ग्रो कर दिया. तो इसको हम बोलेंगे रीफॉरेस्टेशन, ठीक है. इट इज़ पॉसिबल बाई प्लांटिंग मोर एंड मोर प्लांट्स एंड ट्रीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है. रीफॉरेस्टेशन हम कैसे करेंगे कि उस जगह पे खूब ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ठीक है. अगेन एंड अगेन प्लांट्स और ट्रीज़ लगाएंगे तो उससे उस जगह पे जंगल फिर से तैयार हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन इन आवर कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं. तो द गवर्नमेंट एफर्ट्स इन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर. अगर वाइल्ड लाइफ का मतलब जो नेचुरल हैबिटेट में प्लांट और एनिमल रहते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं.
तो वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाने के लिए क्या किया गया है? सेटिंग अप ऑफ नेशनल पार्क एंड सेवरल बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप टू प्रिजर्व रेयर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा। ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे सेटअप किए गए हैं ताकि हम नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकें, जिससे कि वाइल्ड लाइफ भी बच सकें, है ना। उनके अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के घर को बचाएंगे तो हम उनको भी बचा लेंगे। सेकेंड, किलिंग ऑफ एनिमल एंड कटिंग ऑफ ट्रीज़ हैज़ बिन बैंड बाय लॉ। ठीक है, बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जिसके थ्रू एनिमल्स का शिकार करना, उनको पकड़ना, मारना और पेड़ों को कट करना क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। तो इसके थ्रू भी हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ पे क्या थ्रेट, जो मेजर थ्रेट हैं जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ पे असर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, वो थ्रेट्स क्या हैं? ठीक है, तो मेजर थ्रेट ऑन वाइल्ड लाइफ आर डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल कैलामिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑफ यहाँ पर होगा। मेजर थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ। ठीक है, एक तो है डिफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं? हम जंगलों को ही कट कर देते हैं। तो जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो कहाँ पेड़ रहेंगे और कहाँ जानवर रहेंगे? नेचुरल कैलामिटी बहुत सारी दफ़ा होता है कि जैसे भूकंप आ गया एंड वोल्केनो इरप्शन हो गया, फ्लड आ गया, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग हो गई। तो ये सारे जो नेचुरल कैलामिटी होते हैं उसके थ्रू भी जो है वो वाइल्ड लाइफ का जो एनिमल्स का जो हैबिटेट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस वजह से भी इनके ऊपर असर पड़ता है। एंड क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ही जो एनवायरनमेंट प्रॉपर सूटेबल नहीं मिलता है प्लांट और एनिमल को टू सर्वाइव, तो इससे भी उनके नंबर्स जो होते हैं वो डिक्रीज़ होने लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बारे में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ डिफॉरेस्टेशन एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग? क्या डिफॉरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है? अगर हाँ तो बताइए कैसे। सो योर आंसर विल बी येस। ठीक है, येस, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए, प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन होगी, मतलब प्लांट्स को हम कट करेंगे, तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ क्या होंगे? घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं? प्लांट्स को कट करते हैं। तो नंबर ऑफ़ प्लांट जब कट होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ कर रहे थे वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ही रह जाएगी। इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ होगी हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करती है? ये गैस क्या करती है? दिस कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere trap heat rays reflected by the earth which result in global warming। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जो अर्थ से हीट रेज वापस स्पेस में जा रही होती है उसको ये क्या कर लेती है? कैप्चर कर लेती है, ट्रैप, और जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एनवायरनमेंट में बढ़ जाता है तो जो हीट ट्रैप हो रही है वो भी, उसका भी परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। तो जिससे क्या होगा? द ओवरऑल अर्थ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड। अर्थ का जो ओवरऑल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड दैट्स वाई वी शुड नॉट कट द ट्रीज़ ऑन अ लार्ज स्केल। वी शुड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन लीड टू फ्रिक्वेंट फ्लड एंड ड्राउट? डिफॉरेस्टेशन जो है कैसे फ्लड और ड्रॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लेट्स टॉक अबाउट। आंसर है, डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड डिक्रीजेज द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। द ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड विच इन टर्न लीड्स टू द फ्लड एज अ लॉट ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द डिफॉरेस्टेटेड सॉइल रसेज इनटू द रिवर क्विकली। देखिए, जब पेड़ पौधों को हम काट देंगे तो उससे क्या होगा? जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो लोअर हो जाएगी, प्लस जो पानी इनफिल्टर होकर कहाँ जाता है? ज़मीन के अंदर जाता है, वो भी कैपेसिटी सॉइल की लॉस हो जाएगी। ठीक है, पेड़ों के कटने की वजह से। तो जब पानी जो होगा वो ज़मीन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, तो पानी सारा कहाँ जाएगा?
जब भी बारिश होगी तो पानी अगर ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा या ज़मीन के अंदर होल्ड नहीं होगा, ग्राउंड वाटर टेबल में नहीं जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली इट विल रन ऑफ टू द रिवर, वो नदियों में जाएगा। जब नदियों का लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली जो कोस्टल एरियाज़ होंगे वहाँ पर बाढ़ आएगी। ठीक है। अगर हम ड्रॉट की बात करें, cutting down on trees on a large scale has resulted in depletion of water vapor in the atmosphere, which has in turn affected cloud formation, thus resulting in less rainfall. This can even cause drought. जब हम पेड़ों को कट कर देते हैं तो आप जानते हो कि पेड़ों से क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होती है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? वाटर जो होता है, एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स की बॉडी में, वो वेपराइज होकर जाता है एटमॉस्फेयर में और उससे क्लाउड बनता है ना। वाटर वेपर जो प्लांट बॉडी से रिलीज़ होता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जाकर क्लाउड बनता है, फिर क्लाउड से वही रेनिंग होती है। तो जब प्लांट्स नहीं होंगे तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो कम बारिश होगी तो उस जगह पे सूखा पड़ेगा। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ेगा। ठीक है, पानी की कमी होगी, लेस रेनफॉल विल लीड टू द ड्रॉट। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो, उससे बाढ़ भी आएगी और एज वेल एज उससे जो है वो सूखा भी पड़ेगा। ठीक है। हाउ कैन फॉरेस्ट बी कंजर्व्ड? कैसे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं? कंजर्व यानी कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सम ऑफ द मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आर, कौन कौन से मेथड हैं? रिफॉरेस्टेशन, एक तो रिफॉरेस्टेशन है, दिस इज़ द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, खूब सारे पेड़ पौधे लगाएं। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर बाय स्प्रेइंग फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशन फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, जंगलों में जो आग लग जाती है उसको रोकें, हम उसको बढ़ने से, लगने से रोकें। ठीक है, कैसे? बाय स्प्रेइंग फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशन फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट, प्लांट और ट्रीज़ को पेस्ट और इंसेक्ट्स से बचाएं। मिनिमम यूज़ ऑफ वुड एंड टिम्बर एज अ फायर वुड। ठीक है, लकड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें, फायर वुड का कम से कम इस्तेमाल करें। एक्सेसिव ग्रेजिंग इन एन ईयर फॉरेस्ट शुड बी, यहाँ पर होगा स्टॉप्ड। ठीक है, जो एक्सेसिव ग्रेजिंग है फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के आसपास, उसको रोकेंगे। एंड कंजर्वेशन ऑफ पेपर जो होते हैं वो प्लांट से ही बनते हैं, तो अगर हम पेपर बचाएंगे तो प्लांट्स भी इनडायरेक्टली बचेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस द कॉजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का क्या रीज़न है आपको बताना है। कॉजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर हैबिटेट लॉस, मतलब कि जो नेचुरल हैबिटेट है, होम है, जो स्पेस है, उसका लॉस हो जाए। ठीक है। पोचिंग का मतलब क्या होता है कि शिकार करना, जानवरों का शिकार करना, किल करना। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू स्पीसीज़, कोई ऐसी नई स्पीसीज़ उस वाइल्ड लाइफ में ऐड कर देना जो दूसरे को हार्म, नुकसान पहुंचाती है। नेचुरल कैलामिटीज़, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी, सूखा, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें भी अचानक से वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाती हैं। लैक ऑफ स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ लॉज, किसी देश में या किसी जगह पर अगर लॉज नहीं होंगे, रूल रेगुलेशन नहीं होंगे, तो लोग फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। तो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए लॉज का होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू मेक इट सक्सेसफुल। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या स्टेप लिए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट which was launched by the government of India in 1972 to protect the tiger in the country. प्रोजेक्ट टाइगर एक कंजर्वेशन प्रोग्राम है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने 1972 में बहुत सारे स्टेप्स लिए थे ताकि क्या कर सके, टाइगर के नंबर को हम अपनी कंट्री में सेव बढ़ा सकें और उनके नंबर को कम होने से रोक सकें, टाइगर को कंजर्व करने के लिए। अंडर दिस प्रोजेक्ट 23 टाइगर रिजर्व्स वर सेट अप कपल्ड विद कंजर्वेशन टेक्निक्स। इसमें 23 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, बहुत सारे कंजर्वेशन टेक्निक यूज़ की थी, जैसे कि टोटल बैन ऑन हंटिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ट्रेडिंग इन टाइगर प्रोडक्ट एज वेल एज इन, और जो टाइगर के प्रोडक्ट्स बनते हैं, टाइगर के स्किन से, फर से, ये सारे प्रोडक्ट
के ट्रेडिंग व्यापार पर भी, बिजनेस पे भी क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। एज वेल एज इम्प्रूवमेंट इन हैबिटेट, उनके जो रहने की जगह है उनको, उनके हैबिटेट को, उनके नेचुरल फॉरेस्ट को इम्प्रूव किया गया। एंड एंटी पोचिंग मेजर्स, वो जो किलिंग और हंटिंग लोग करते हैं, शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनको भी रोकने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड लॉज बनाए गए इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर ने बहुत हेल्प किया टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन आवर कंट्री। और दैट्स हाउ वी आर एबल टू सेव देम। सो दैट्स ऑल, ये लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।